हमारे शो की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है और ये है उसका 50वां एपिसोड। हमें यहाँ तक पहुँचाने का क्रेडिट हम ऑफ कोर्स अपने नेता लोग को देते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें इतना ह्यूमर कहाँ से मिलता। तो चलिए कुछ और नए पंचेस के साथ शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। फॉर्मर जर्नलिस्ट एंड प्रेजेंट यूट्यूबर रवीश कुमार का एक मीम काफी वायरल है। डर का माहौल है। अब देश में डर का माहौल है या नहीं ये तो डिबेटेबल है, बट इलेक्शंस का रिजल्ट प्रेडिक्ट करने वाले पोस्टर जरूर डरे हुए हैं। इसलिए कोई भी महाराष्ट्र एंड झारखंड का रिजल्ट प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ तक कि हमारे रिपोर्टर्स भी। मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा आज की स्थिति में छाती ठोक कर ये कहने के लिए कि भाई यही होगा। वी कैन अंडरस्टैंड लोकसभा एंड हरियाणा इलेक्शन में जो हुआ उसके बाद यही कहा जा सकता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वैसे पोस्टर में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि वोटर्स में ही कंफ्यूजन का माहौल है। एक तरफ महायुति अलायंस है जिसमें बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसमें कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। पहले तो दो शिवसेना और दो एनसीपी की वजह से ऐसे ही कंफ्यूजन है, ऊपर से ये पार्टियां खुद ही श्योर नहीं है कि उनका क्या हाल होने वाला है। बीजेपी स्लोगन दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और उधर उनकी ही अलायंस से अजीत पवार इस बयान से ही कटते नजर आ रहे हैं। पुणे मंडळामध्ये बटेंगे कटेंगे अजिबात चालणार नाही महाराष्ट्रात, ते तिकडे नॉर्थ मध्ये, महाराष्ट्रात नाही। इनका कहना है कि ये सब बटेंगे तो कटेंगे नॉर्थ में चलता है, यहाँ महाराष्ट्र में नहीं। समझ नहीं आता कि हर पोस्ट स्पीच पे ये नॉर्थ वाले क्यों विक्टिम बन जाते हैं। अब इस वजह से लोगों में अजीत पवार को लेकर कंफ्यूजन है कि कहीं वो फिर से महाविकास अघाड़ी में ना चले जाए। वही मोदी जी सारे ऑपोजिशन पर तो अटैक करते हैं पर शरद पवार को छोड़ देते हैं, जिससे ये कंफ्यूजन हो गया है कि कहीं अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में चले गए तो शरद पवार महायुति की तरफ ना आ जाए। ये सब क्या हो रहा है? बीजेपी ने कंफ्यूजन को और बढ़ाते हुए अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि उनकी अलायंस अगर जीती तो सीएम कौन बनेगा। इसी बात पे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जान अटकी हुई है कि कहीं दोनों का नाम काट कर किसी ऐरे गहरे को सीएम की कुर्सी पे ना बिठा दिया जाए। वैसे ऐसा बीजेपी पहले भी एमपी, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कर चुकी है। उधर अजीत पवार से कोई गलती से भी पूछ लेता है कि क्या आप सीएम के रेस में हैं, तो वो चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे इस चुनाव के वक्त ऐसा कोई भी बयान नहीं करना है कि मेरा बयान होने के बाद कुछ नया इशू उभर आए। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अगर महाविकास अघाड़ी जीतती है तो सीएम कांग्रेस का होगा। ये सुनकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार सोचने लग जाते हैं कि हम खोदते हैं क्या? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से भी एक ऊपर कैटेगरी होती है जिसे कांग्रेस कहा जाता है। गाड़ी अभी खरीदी नहीं, लेकिन ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा इसके लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। अपने दम पर एक सीट जीती नहीं जा रही, लेकिन सीएम अपनी पार्टी से ही चाहिए। कोई सेंस बात नहीं। सारे अलायंस आपस में इतने बटे हुए कि समझ नहीं आ रहा कि योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन जनता के लिए है या इन दोनों अलायंस के लिए। बीजेपी लोगों को कह रही है कि हमें वोट कास्ट करते समय खुद कास्ट में बट मत जाना। ऑपोजिशन कह रही है कि बीजेपी जनता को हिंदू और मुस्लिम में बांट रही है। अब पब्लिक कंफ्यूज हो गई है कि कहीं सब मिलके उन्हीं का तो नहीं काट रहे। वैसे जिस तरह के वादे दोनों अलायंस जनता से कर रही है और जो स्टेट के खजाने की हालत है, उसे साफ देख के लग रहा है कि जनता का फिर से कटने वाला है, क्योंकि सीएजी के रिपोर्ट में साफ है कि स्टेट के पास उतने फंड्स ही नहीं है जितने फ्रीवीज इन लोगों ने प्रॉमिस किए हैं। सीएजी रिपोर्ट पढ़ के जनता को फिर से तनाव आ सकता है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इस तनाव से लगता है अब महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। हमारे नेताओं ने लोगों को इतनी मुसीबत में डाल दिया है कि उनको बचाने शक्तिमान को वापस आना ही पड़ा। यस, शक्तिमान इज बैक। मुकेश खन्ना हर 6 महीने में उठते और कहते हैं कि शक्तिमान वापस आ रहा है, और फिर 2-4 एक्टर्स की बेइज्जती करके फिर गायब हो जाते हैं। मैच चला। उनका मानना है कि अक्षय कुमार से लेकर रणवीर सिंह तक कोई भी शक्तिमान का रोल नहीं कर सकता। इसके रीजंस बताने के बाद इस बार वो खुद ही शक्तिमान का ड्रेस पहनकर वापस आ गए। उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बताया कि शक्तिमान का रोल कौन करेगा, लेकिन सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोरियन, जापानीज एक्टर्स को मना करने के बाद ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही एक्टर बचा है जो शक्तिमान का रोल कर सकता है, खुद मुकेश खन्ना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि मुकेश खन्ना शक्तिमान के कैरेक्टर से जरूरत से ज्यादा जूस निचोड़ चुके हैं। अब उन्हें शक्तिमान का भूत अपने ऊपर से उतार देना चाहिए। वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है। 90s के लोग भला कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनका सुपर हीरो दुश्मन को मारने से पहले बीपी की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे खड़ा है। पहले एपिसोड की शूटिंग में शक्तिमान को गैस की प्रॉब्लम हो गई तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। मुकेश खन्ना अभी लोगों को छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर
इतना गुस्सा शक्तिमान के लिए तो ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि मुकेश खन्ना अमिताभ की कॉपी करते हैं, लेकिन ये वीडियो देख के लगता है कि वो अमिताभ की नहीं जया बच्चन की कॉपी करते हैं। इतना तो ये वाले मुकेश ने ऑडियंस को नहीं तड़पाया जितना मुकेश खन्ना तड़पा रहे हैं। अजीब बात यह है कि मुकेश खन्ना जिस नई जनरेशन को मॉरल लेसन देना चाहते हैं वो तो शक्तिमान को जानती भी नहीं। ऊपर से ये जनरेशन बुजुर्गों की इज्जत भी नहीं करती। ऐसे में बुजुर्ग शक्तिमान आकर बेइज्जती सहे, इसलिए हम पहले ही समझा देते हैं कि सॉरी शक्तिमान, आप मत आइए, हम भी शक्तिमान की तरह चलते हैं आगे। कमिंग बैक टू इलेक्शंस, चुनाव वैसे महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी हो रहे हैं, लेकिन मीडिया ने महाराष्ट्र के आगे झारखंड इलेक्शन को वैसे ही इग्नोर किया है जैसे ऑफिस में मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज की लीव एप्लीकेशन को करते हैं। वैसे सबने चाहे जितना इग्नोर किया हो, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की वजह से देश के लोगों का ध्यान झारखंड इलेक्शन पे चला ही गया। वो बीजेपी की तरफ से रैली करने धनबाद गए हुए थे। वहां स्टेज पर चढ़ते वक्त उनका पर्स गिर गया और बहुत देर तक ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिल्मों में मिथुन दा ने इतनी बार पुलिस का रोल किया है, लेकिन वो क्राइम सॉल्व करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। तेज से अनाउंस करने के कुछ देर बाद कोई लड़का आकर उनका पर्स दे गया। उनके सारे जरूरी पेपर सलामत थे, पर वो पेपर्स नहीं थे जिसमें गांधी जी की फोटो लगी हुई है। मूविंग ऑन, उधर योगी जी महाराष्ट्र इलेक्शन कैंपेन में बिजी है और इधर प्रयागराज में यूपीपीएससी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ऑफिस में जिस दिन बॉस ना हो उस दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एग्जाम 2 शिफ्ट की बजाय एक ही शिफ्ट में कराई जाए। ये सुनने में छोटी बात लग रही होगी, लेकिन इस एग्जाम में लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और जब इतने सारे स्टूडेंट्स कोई डिमांड कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को झुकना पड़ता ही है। स्टूडेंट्स की डिमांड मान ली गई, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्टर के साथ वही हुआ जो मम्मी पापा बच्चों की डिमांड मानने से पहले करते हैं, उन्हें लाठी से डराया गया। स्टूडेंट्स ने इसका बुरा भी नहीं माना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश का रिचुअल है छोटी छोटी और जेन्युइन डिमांड करने पे भी लाठी खानी पड़ती है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फार्मर्स। मूविंग ऑन, रील्स और शॉर्ट वीडियो से अपना करियर बनाने वाले को भी थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। बेंगलुरु में एक रील बनाने वाले कपल को पुलिस पकड़ के ले गई, वो भी रील में अपनी बैल्कनी दिखाने के लिए, जिसमें हरा भरा गार्डन था। इससे पहले कि आप पुलिस को गाली देना शुरू करें, पूरा मामला समझ लीजिए। इस कपल के हरे भरे गार्डन में गांजे के पौधे भी लगे हुए थे और ये लोग गांजा उगा कर कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे थे। इस दौर में जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, इन 2 लोगों ने बेहतरीन सर्विस देकर लॉयल कस्टमर बनाए थे। इन्हें अवार्ड देने की बजाय पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, हालांकि बाद में जमानत पर छोड़ भी दिया गया। अब ये लोग चाहे तो अपनी सक्सेस स्टोरी पर टेक टॉक भी दे सकते हैं और ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask.